तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, आज हम लोग पैरामेडिकल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस का एमसीक्यू करने वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, तीनों से मिक्स। तो आई होप आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप सभी को बता दूं, जो लोग पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो हमारे साथ दोस्तों डेली आप सभी लोग शाम में 8 बजे जुड़ो। आपको यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है 8 बजे से। और जो लोग पॉलिटेक्निक इंजीनियर के हैं स्टूडेंट, वो लोगों के लिए वीडियो डेली मिल रहा है अपलोड में, तो वो लोग जाकर के उस वीडियो को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको पॉलिटेक्निक इंजीनियर वाले के लिए वीडियो मिल जाएगी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 1, लेटेस्ट अपडेट क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य विज्ञान का। कहता है कि स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है। स्तनधारियों वाले जो होते हैं वो कौन सा लार में कौन सा एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर ए है रेनिन, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीजे, ऑप्शन नंबर सी है टाइलिन, ऑप्शन नंबर डी है एमाइलेज। तो चलिए जी, देखिए जल्दी से आंसर बताइए आप सभी लोग, स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो चलिए देखिए, मिलाइएगा सभी लोग मिलाते चलिएगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी टाइलिन बता रहे हैं ना, उनका राइट है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं गया वो लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार होंगे वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ऑल रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि दूसरा कहता है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं। कौन से विटामिन जल में घुलनशील है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए सी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी सी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन बी डी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ए और डी। तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो देखिए, जो विटामिन है जो जल में घुलनशील है ना, जो जल में घुल जाता है आसानी से, तो वो है विटामिन बी और विटामिन सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका राइट है जी, विटामिन बी और सी। यही दो विटामिन ऐसा है दोस्तों जो जल में घुलनशील है, बाकी जल में नहीं घुलता है। तो बस यही दो को याद रखना है आपको। ठीक है, और टोटल विटामिन कितने होते हैं मालूम है। विटामिन कमेंट में बताइएगा आप सभी लोग, टोटल विटामिन कितने हैं। आप सभी के लिए होमवर्क रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, आमाशी रस में होता है। आमाशी रस में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है रेनिन, ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। आमाशय रस में आमाशयी रस में कौन कौन सा पाया जाता है। तो चलिए जिसका आंसर देख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, यानी कि जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं ना, उनका राइट है। बहुत अच्छा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आमाशयी रस में क्या क्या पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है, रेनिन भी पाया जाता है और पेप्सिन भी पाया जाता है। तो याद रखिएगा आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, विटामिन के क्या कार्य करता है। विटामिन के का क्या कार्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है नपुंसकता दूर करता है, ऑप्शन नंबर बी है थक्का जमाता है, ऑप्शन नंबर सी है पेलाग्रा है, ऑप्शन नंबर डी है श्वसन। तो तब तक इसका आंसर आप सभी लोग बताइए। और मैं इसमें एक वीडियो में बता रहा हूं दोस्तों कि जो लोग अभी तक से हमारा पेड क्लास नहीं ज्वाइन किए, हिंदी इंग्लिश का, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का पेड क्लास स्टार्ट है, हिंदी एंड इंग्लिश का। ठीक है, तो जो लोग हिंदी और इंग्लिश का पेड क्लास नहीं ज्वाइन किए तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। मात्र 300 रुपया में आपकी तैयारी कराई जा रही है। फुल कोर्स का पेमेंट 300 रुपया है। और हिंदी इंग्लिश का ऐसा ज़बरदस्त तैयारी हो रहा है ना, आपको इसमें नोट्स भी मिलेगा, साथ ही डेली लाइव क्लास मिलेगा। और 10 ईयर जो होता है ना, 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो भी आपको दिया जाएगा इसी 300 रुपया में। तो सोच लीजिए कितना
भयंकर तैयारी होने वाला है आपका 150 मार्क्स का पैरामेडिकल के लिए। 150 मार्क्स का, इससे 75 अंक, इससे इंग्लिश से और हिंदी से 75 75, 150 अंक का तैयारी हो जाएगा। और 150 में 150 भी आप ला सकते हैं, एकदम 100% आएगा ही आएगा। तो जाइए जल्दी से इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए और जल्दी से परचेज कर लिए, क्योंकि मात्र 40 स्टूडेंट के लिए ही है और बहुत जल्द सीट फुल हो जाएगा। तो जो लोग इच्छुक हैं कि नहीं रोशन सर का हम क्लास करना चाहते हैं, तो जल्दी से जाइए और हमारे इस डिस्क्रिप्शन में, आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में, ठीक है, ऐसे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन वाला, वहाँ से आप जा करके कॉल करिए, व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन लीजिए, सब चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए ये तो रहा पेड क्लास के लिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। विटामिन के का जो कार्य है ना दोस्तों, वो क्या करता है, थक्का जमाता है। प्लेटलेट को जानते हैं ना, जो कि जब ब्लड निकलता है तो ब्लड में क्या करता है, वो थक्का जमाता है। क्योंकि यदि प्लेटलेट न रहे किसी के शरीर में, यदि कम रहे न रहे, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा भी खरोच आ गया ना तो लगातार खून बहते रहेगा। और लगातार खून बहने का मतलब कि पूरा शरीर से आपका खून निकल जाएगा। तो समझ रहे ना, आप बचवे नहीं करेगा। इसीलिए थक्का जमना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे उनका राइट है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होती है। मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा कब अधिक होती है जी। यानी कहने का मतलब, रुधिर का मतलब हो गया कि आपके ब्लड, खून में चीनी मिठास की मात्रा कितनी होती है, जल्दी से बताइए। तो चलिए जी देखिए, जो क्या होता है, देखिए मनुष्य के जो रुधिर में शर्करा कहने का मतलब मीठा होता है ना, उसकी मात्रा सर्वाधिक कब होती है मालूम है, जब मनुष्य भोजन करता है ना, उसके तुरंत बाद क्या होता है, उसके रुधिर यानी कि खून में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो अब से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे थे उनका राइट है जी। ना सो के उठने के समय ये भी नहीं होगा, अधिक परिश्रम करने के बाद ये भी नहीं होगा, सुबह में नहीं होगा। हाँ जी, जब आप भोजन करके उठते हैं ना, तुरंत उसके जस्ट बाद तो आपको चेक करते हैं ना, तो रुधिर में शर्करा की मात्रा अधिक पाई जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का था, यानी 6 नंबर, केसरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। केसरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए केराटिन, ऑप्शन नंबर बी है हड्डी, ऑप्शन नंबर सी है एनिमल, ऑप्शन नंबर डी है एमिनो अम्ल। सबसे कठोर भाग शरीर का कौन सा, तो केसरुक जंतु का। केसरुक यानी कि कोशिका वाले जंतु का, ठीक है, बहुकोशिका वाला। तो फटाफट आंसर करिए जल्दी से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा क्या जी, ऑप्शन नंबर सी एनामिल। एनामिल क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। हाँ जी, बहुत स्टूडेंट को पता होगा, नहीं भी पता होगा। तो जो दांत का ऊपरी परत होता है, जो सफ़ेद कलर का होता है, क्या होता है, सफ़ेद कलर का दांत को जानते हैं, जो सफ़ेद होता है उसी को हम लोग एनामिल कहते हैं। और हमारे शरीर में सबसे कठोर यही होता है, एनामिल ही, जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है ना, वही। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 15 से 18 बार 1 मिनट में, 1 मिनट में यानी कि 15 से 18 बार। बी कहता है 35 से 50 बार 1 मिनट में। सी कहता है 16 से 18 बार 1 मिनट में। और डी कहता है 25 से 30 बार 1 मिनट में। तो कौन सा नॉर्मल जो हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, तो वो जो होता है प्रोसेस 1 मिनट में कितनी बार होता है नॉर्मली। तो चलिए देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या होगा मालूम है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ना, उनका राइट है। 16 से 18 बार तक 1 मिनट में यहाँ पे हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे मनुष्यों के साधारण श्वसन की दर कितनी होती है, तो 16 से 18 बार पर मिनट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है लैंगहर, ठीक है, लैंगहैंस, ठीक है, लैंगरहैंस के दीपिका
जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थिर होते हैं। इंसुलिन का जो स्राव करता है वो क्या स्थिर होता है? ऑप्शन नंबर ए है तितली में, ऑप्शन नंबर बी है मस्तिष्क में, ऑप्शन नंबर सी है जनद में, ठीक है, सॉरी जनद में, ऑप्शन नंबर डी है अग्नाशय में। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए लैंगरहैंस के जो द्वीपिका, ठीक है, द्वीपिका जो इंसुलिन का स्राव करती है, ये देखिए ये क्या लैंगरहैंस के जो द्वीपिका है ना, ये क्या करती है, इसका वर्क समझ लो पहले, इंसुलिन का स्राव करती है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है, करती है तो वो स्थिर रहती है, यानी कि स्थिर होते हैं कहाँ पे स्थिर होते हैं? तो वो होता है मालूम है, अग्नाशय में। तो जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे जी उनका राइट है, बहुत अच्छा, यहाँ पे डी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा लैंगरहैंस के बारे में बता दूं, तो जो लैंगरहैंस द्वीपिका है, इसकी खोज मालूम है किसने की थी? लैंगरहैंस नामक चिकित्सक शास्त्री ने, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? लैंगरहैंस द्वीपिका, ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ गया था। और ये अग्नाशय का ही एक भाग है जो इंसुलिन और, ठीक है, इंसुलिन के साथ साथ दोस्तों एक और जो है उसका नाम है ग्लूकेगॉन, ठीक है, ग्लूकेगॉन, याद रखो, ग्लूकेगॉन का स्राव करता है, नामक हार्मोन का आंतरिक स्राव करता है, ठीक है। इंसुलिन रहेगा तो भी आपको ये लैंगरहैंस मारना है जो कि अग्नाशय के द्वारा होता है, या ग्लूकेगॉन रहेगा तो भी वो लैंगरहैंस द्वीपिका के द्वारा अग्नाशय में होता है, आंतरिक स्राव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, यहाँ पे 29 कहता है, 9 नंबर कहता है वृद्धि हार्मोन का श्रावण किससे होता है? वृद्धि हार्मोन का श्रावण किससे होता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है थायरोक्सिन से, ऑप्शन नंबर बी है प्यूटेट्री से, ऑप्शन नंबर सी है सिक्रिटीन से, ऑप्शन नंबर डी है एंड्रिनल से, ठीक है। तो यहाँ पे किससे वृद्धि हार्मोन का श्रावण होता है? तो चलिए इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो चलिए जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन का स्रावन किससे होता है, तो सभी लोग मिलाइएगा। देखिए जो लोग ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्यूटेट्री बता रहे हैं ना, उनका राइट है। देखिए प्यूटेट्री ग्रंथि से क्या होता है? वृद्धि हार्मोन का श्रावण होता है, ठीक है। तो आपसे याद रहना चाहिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे प्यूटेट्री हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, मधुमेह के रोगी के मूत्र में होता है। मधुमेह के रोगी के मूत्र में कौन सा यहाँ पे जो तत्व है वो पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वसा, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन, ऑप्शन नंबर सी है शर्करा, ऑप्शन नंबर डी है कार्बोहाइड्रेट। जल्दी से बताइए जी। हाँ तो बहुत अच्छा ध्यान दीजिएगा, मधुमेह रोगी के मूत्र में क्या पाया जाता है? तो वो शर्करा, ठीक है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। और ये चीनी रोग के नाम से भी जानते हैं। तो जब चीनी रोग होगा तभी ना उसमें शर्करा का मात्रा अधिक होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, यानी 11 नंबर हम लोग आ चुके हैं, कहता है ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है। और कितना सही होता है आपको कमेंट में ईमानदारी पूर्वक बताना है। 15 में 15 कौन लाते हैं जी? 15 आउट ऑफ 15, ठीक है। फिर पहले जैसा सेशन स्टार्ट हो गया हमारे साथ। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से किस में चलती है? ऑप्शन नंबर ए ठोसों में, ऑप्शन नंबर बी तरल में, ऑप्शन नंबर सी गैसों में, ऑप्शन नंबर डी निर्वात में। तो चलिए मैं बता दूं इसका राइट आंसर, सभी लोग मिलाते चलिएगा। तो देखिए ध्वनि तरंगे के बारे में पहले बता दूं, तो ध्वनि तरंगों को चलने के लिए आपको सबसे पहले तो किसी माध्यम की जरूरत होगी, ठीक है। यदि माध्यम रहेगा तभी जाके ध्वनि तरंगे का आवागमन होगा। यदि निर्वात में कोई कहे कि ध्वनि तरंग की निर्वात में चाल कितनी होती है, तो शून्य होती है, यानी चलवे नहीं करता है। तो निर्वात में तो कोई माध्यम ही नहीं मिलेगा तो ध्वनि तरंगे चलवे नहीं करेगा, तो ये तो गलत हो गया। और ये क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि सर्वाधिक तीव्र गति सबसे तेज किस क्षेत्र में होगा? तो वो होगा ठोस में, ठीक है। जैसा कि आपको बता दूं कि ध्वनि तरंगे की सबसे ज़्यादा तीव्र गति होती है वो होती है लोहा में,
ठीक है, लोहा में सबसे ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है, देखिए शायद न्यूमेरिकल आ गया है। एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर एक उच्च बिंदु पर रखा हुआ है। ठीक है, एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में किसी समृद्धि के कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के विवर्तन के कारण। देखिए आप किसी भी टुकड़ा को या सिक्का को मान लीजिए पानी में रखते हो, किस गिलास में सिक्का को पानी में रखना और देखना, तो क्या होगा, वास्तविक जगह पे नजर नहीं आएगा। ये किसके कारण होता है? उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। तालाब के तल में क्या पत्थर रखा हुआ है और वो क्या हो रहा है, किस उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके कारण हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के विवर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के बिखराव के कारण, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सेम टू सेम वही है, सिक्का पर ही है, पानी में रखल गया है, तो वास्तविक जगह पे काहे नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो कारण है दोस्तों, 10वें तक पढ़ना था, तो वो था ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन के कारण क्या होता है, हमारा यहाँ पे पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, वही क्वेश्चन आ जाएगा कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, याद रखिएगा आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आगे कहता है, पानी को बर्फ में परिवर्तित करने के लिए कितना तापमान की जरूरत है। देखिए पानी को बर्फ में परिवर्तित करने के लिए कितना तापमान की जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप सभी को पता है, बहुत ही आसान सवाल है। हाँ जी, सभी का सही आंसर आना चाहिए। देखिए सभी का सही आंसर आना चाहिए, सभी लोग सही बताना। हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी के लिए दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बर्फ जमता है। वही यदि खोलने पर पूछेगा, खोलने के लिए कितना चाहिए बता, तो खोलने के लिए कितना होना चाहिए, खोलने के लिए टेम्परेचर नहीं पता है, तो चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, 52 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना, 52 डिग्री सेल्सियस पे यदि पानी को रखते हो ना तो खोलने लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, यदि किसी प्रारूपिक द्रव का वैद्युत प्रतिरोध अकस्मात गिरकर शून्य हो जाता है। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तुरंत से गिरकर शून्य हो जाता है, तो वह द्रव्य क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है अर्धचालक, ऑप्शन नंबर बी है चालक, ऑप्शन नंबर सी है अति चालक, ऑप्शन नंबर डी है अति अर्धचालक। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। कहता है किसी प्रारूपिक द्रव्य का वैद्युत प्रतिरोध अकस्मात गिरकर शून्य, यानी तुरंत जैसे ही करंट दिया वैसे ही तुरंत भर में उसका प्रतिरोध क्या हो गया, शून्य हो गया। शून्य कहने का मतलब धारा प्रवाहित होने लगा तुरंत एकदम। ठीक है, तो प्रवाहित किस में होगा भैया, चालक में। लेकिन क्या कह रहा है, अकस्मात यानी कि तुरंत, तो अति चालक यहाँ पे आंसर हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, अति चालक हो जाएगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ना, उनका राइट है। ठीक है, समझ गए, जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे थे उनका राइट है। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, वह युक्ति कौन सी है जो हमारे शरीर में, जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए प्रयुक्त होती है। देखिए वो कौन सी युक्ति है जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में क्या होता है, विद्युत आवेश को संग्रहण करता है, यानी कि स्टोर करने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रतिरोधक, ऑप्शन नंबर बी है प्रेरित, ऑप्शन नंबर सी है संधारित्र, ऑप्शन नंबर डी है चालक।
तो देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो बहुत ही सिंपल है। कैसे पकड़ लिया मैंने, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, ये सब पे मत ध्यान दो क्या कौन सा युक्ति है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए प्रयुक्त होती है। देखो विद्युत आवेश को संग्रहण हम किस में कर सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार प्रतिरोध में संग्रह कर सकते हैं। प्रतिरोध में तो विद्युत आवेश बर्बाद होता है, हीट ऊर्जा में बदल जाता है। चालक में क्या होता है, चालक में तो वो करंट को दूसरा जगह दे रहा है। प्रेरित्र तो इंडक्शन है कि इसमें लाइन दीजिएगा तो एहू में आवे लगेगा। इसमें यदि एक तार से देते हैं तो यदि इसके दूरी पे यदि रहेगा तो यह इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये तो प्रेरित्र है, लेकिन स्टोर किस में होगा, तो संधारित्र में। ठीक है, संधारित्र में। कभी कभी आप सभी लोग के जगह देखिएगा, पंखा है ना, पंखा यदि पंखा खराब होता है ना आपके सामने, तो एक छोटा सा बैटरी टाइप से रहता है। उसको क्या करिएगा, आप दोनों तार को लीजिएगा और जो बोर्ड होता है ना पलक वाला का में घुसाइएगा, कुछ देर रखिएगा 10-15 सेकेंड, फिर निकाल लीजिएगा। देखिएगा फिर सटाइएगा दोनों तार को, पटाक दुनिया आवाज़ करेगा। यानी कि उसमें क्या होता है, आवेश स्टोर हो जाता है। और उसी को हम लोग हिंदी में संधारित्र और अंग्रेजी में कैपेसिटर भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आपसे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करिएगा। और जो लोग अभी तक से पेड क्लास को नहीं लिया, जल्दी से जाकर के परचेज कर लो। ठीक है, जरूर परचेज करिएगा। आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा, एक बार ज्वाइन होकर के देखिए। तो जय हिंद, जय भारत।